नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन हो गया। यह यात्रा 145 दिन में 14 राज्यों का सफर तय करते हुए श्रीनगर में समाप्त हुई। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की यह यात्रा गैर राजनीतिक थी और यात्रा का उद्देश्य भारत के लोगों को एकजुट करने के साथ देश को मजबूत करना रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। जगह जगह उन्होंने अपने भाषणों में और मीडिया से बात करते हुए न केवल केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई और भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कई बार मीडिया को भी निशाने पर लिया और भारत के 2 बड़े उद्योगपतियों पर भी आरोप लगाए। खैर, यात्रा समाप्त हो चुकी है और राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेरे ए कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने 2 बार मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र करते हुए सीधा भाजपा सरकार पर हमला बोला। बहरहाल, यात्रा का समापन जैसा भी रहा हो, लेकिन यात्रा के जरिए राहुल राजनीतिक दलों के साथ आम जनता तक यह संदेश देने में जरूर सफल हुए हैं कि वो अब एक गंभीर छवि वाले नेता हैं। बस। तो राहुल गांधी ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में बारिश के बीच एक मार्मिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी दादी और पिता के मौत की घटना को याद करते हुए घाटी में होने वाली हिंसा जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ यात्रा शुरू करने से पहले मुझे डर दिखाया गया, सुरक्षा का खतरा होने की बात कही गई, लेकिन यहाँ आकर ही पता चला कि कश्मीरियत का अर्थ क्या है। यहाँ तैनात सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना के जवानों से कहना चाहता हूँ कि मैं हिंसा को समझता हूँ। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वो इसे नहीं समझ पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है, जबकि मोदी और शाह यह दर्द नहीं समझ सकते। अपनी दादी और पिता को याद करते हुए राहुल द्रवित भी हुए और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि उन्हें दादी और पिता की मौत की खबर कैसे मिली और किसने दी। राहुल ने कहा कि जब 14 साल का था और स्कूल में जियोग्राफी की क्लास में था, तब मेरी माँ के साथ काम करने वाली एक महिला ने फ़ोन पर दादी की मौत की सूचना दी और ऐसे ही पिता की मौत की सूचना भी उनके एक करीबी दोस्त के जरिए मिली। ऐसे में उस दर्द को मैं ही समझ सकता हूँ, न कि पीएम मोदी और अमित शाह उसे समझ पाएंगे। लेकिन कश्मीर के लोग, सेना और सीआरपीएफ के लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ कश्मीर में जब लोगों की हत्या होती है तो उनके परिवार वालों पर क्या गुजरता है, यह केवल मैं और मेरी बहन ही समझ सकते हैं। इससे अलग राहुल गांधी ने यह मुद्दा भी उठाया कि यह यात्रा उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए निकाली है जो देश की नींव रही है। मैं जानता हूं कि यदि हम मोहब्बत से खड़े होंगे और प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भाजपा ने जो लोगों को जीने का एक राजनीतिक तरीका दिखाया है, उस तरीके को हम मोहब्बत से जीने में बदलना चाहते हैं। खैर, यात्रा का शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल के भाषण के साथ ही समापन हो गया। मगर यात्रा के शुरू होने से पहले जो कई सवाल खड़े हो रहे थे, उनमें से आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिनमें एक अहम सवाल तो यह रहा कि क्या राहुल यात्रा के जरिए विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे। तो निश्चित ही यह सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है। हाँ, इस बात की जरूर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए न केवल एक संजीदा राजनेता के रूप में अपने आप को उभारा है, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं को भी करारा झटका दिया है जो उनके नेतृत्व पर गाहे बगाहे सवाल उठाते रहे। खैर, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले राहुल ने श्रीनगर में क्या कहा, उसे सुन लेते हैं। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल
तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल, दादी को गोली मार दी। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल, बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फ़ोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। तो यह रहा राहुल का मार्मिक भाषण, किस तरह से उन्होंने दिया। तो आज के जनता मांगे जवाब में आज मध्य प्रदेश चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता हैं गुलरेज शेख जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय महिंद्रा जी हैं मध्य प्रदेश से ही, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता संजय सरकार जी हैं, उत्तर प्रदेश से सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सरकार जी, आपसे ही सवाल है, जैसा कि इसके पहले भी, सरकार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। इसके पहले कई बार इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। आपने ये बात भी बेबाकी के साथ रखी है कि एकजुट होना चाहिए और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। राहुल जी की यात्रा की भी आपने तारीफ की। ऐसे में अगर बीजेपी एकजुट होगी तभी भारतीय जनता पार्टी को आप हरा सकते हैं। लेकिन निमंत्रण दिया, लेकिन टीएमसी ने यात्रा से दूरी बनाए रखी और समापन में भी नहीं शरीक हुआ। ऐसे में कैसे एकजुट हो पाएगी पार्टी, एक विपक्ष? नहीं, एक चीज आपको हम बताने चाहते जी। हैं, हम दूरे नहीं हैं। चलिए, अभी मेरे बंगाल में पंचायत चुनाव आ चुके हैं, जी। तो इसको कार्यक्रम हम लोग बहुत पहले से चालू कर दिए थे। जी। और रह गया कांग्रेस को, हम लोग हमेशा समर्थन करते आए हैं विपक्षी के जोश का, कल भी करते जाएंगे। जी। क्यों, देखिए, अभी में देश में जो खतरा है, खतरा से बचाने पड़ेंगे। आपको मालूम है, हिंडनबर्ग जो यूएसए की एक संस्था है, उसने बोला है अदानी ने अभी फिलहाल जो शेयर और वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए इसने पूरा एकदम फ्रॉडिज्म किया है और देशभक्ति के नाम पे ये फ्रॉड करते जाता है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है जी। हम लोग इस सब को नजर रख रहे हैं और कहां कैसे किसको पुट अप करने पड़ेंगे उसको भी और सबसे बड़ा बात है, गुजरात में 1881 बच्चे को रिक्रूट भर्ती होना क्लार्क में, जूनियर क्लार्क में भर्ती होने के लिए, उसको पहले उसको कहा किया आ जाए, उसको क्वेश्चन लीक हो गया है। मतलब जो साल में 12 बार वहां पर एग्जाम कैंसिल होता है और 9 लाख जो वहां पर एग्जाम देने वाला था उसको भविष्य अनिश्चित हो गया है। मैं ये सब के ऊपर में ज्यादा ध्यान रख रहा है। और कांग्रेस, देखिए एक चीज, राहुल जी जो देश जोड़ने के जो काम कर रहे हैं, मैं पहले से स्वागत करता है, आज भी स्वागत कर रहे हैं उसको, हम उसको पीछे हम नहीं बोलेंगे।
क्यों आज जो काम करने के लिए राहुल जी को नींद टूटे हैं, लेकिन बहुत लेट में नींद टूटे हैं। हम यह नहीं कह सकते ये कुंभ करने के नींद टूटे हैं, लेकिन जब नींद टूटे हम देखने चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान में घूम चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगना चालू हो गया। हरा मिर्ची हो जो लाल मिर्ची हो, मिर्ची लगना चालू हो गया उनको, और उसको तय हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाला 2024 में इसको सरकार बिल्कुल बन नहीं रहे हैं। सरकार साहब करप्शन के ऊपर करप्शन। बिल्कुल आपकी सारी बातों को मैं मान रहा हूं सरकार साहब, लेकिन आपने कहा कि चुनाव थे पश्चिम बंगाल में, इस कारण पहले से प्रोग्राम बन गया था, नहीं शरीक हुआ। अरे कोई भी तो एक प्रतिनिधि भेज सकती थी मैडम। देखिए मेरे यहाँ पर देखिए पूरा पार्टी में ममता दीदी लीडर है, बाद बाकी जितना हम लोग सब कैडर है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे कोई लीडर बोल के कोई चीज नहीं होता। पार्टी ऐसी पार्टी होता है जो जमीनी स्टोर पर जोड़ के 78,903 बूथ में काम करने वाला मेरा पार्टी है, ठीक है। अभी हम पंचायत चुनाव लेके बिजी है, उसके बाद में हमको लोकसभा चुनाव में इसको मुंह तोड़ जवाब देना है बंगाल में, क्यों बंगाल में हमको 42 में 42 सीट लेके और बिहार और बंगाल मिला के हम लोग 75 to 80 सीट मिला के राहुल जी को हाथ में देंगे कि आप सरकार बनाइए। उसको तैयारी हम लोग को चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में हम नहीं गए, उसके हमको समर्थन है, हम समर्थन करते हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम बोलने जाते हैं राहुल जी जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है। राहुल जी इस तरफ से और एक साल अगर पीछे पड़ा रहेंगे तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर है 30 सीट लोकसभा में मिलने के लिए उसको बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। मैं आपको बता रहे हैं, आपको 30 सीट नहीं मिल सकता है जो सिचुएशन पैदा हो गया कि उनको जो 2 बेटा है उसको ही पाल पूछ कर हम दो मेरे दो, ठीक है ना। आज भी अगर स्थिति आप देखेंगे हिंदुस्तान का इकोनॉमिकल सिस्टम सब पे करप्शन में 85 प्लेस में पहुंच गया मैंने देश, ठीक है। और आपको वाशिंगटन टाइम में लिख रहा है इस मैटर में जो भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड का चौथा पार्टी है जो करप्शन में चौथा करप्टेड पार्टी है, और हंगर में 107 नंबर में पहुंच चुके हैं हमने। आपको मैं बता रहा कि जहां पर मेरे मतलब बांग्लादेश जितना बड़ा करप्टेड पार्टी था, उस करप्शन था, उससे भी पीछे हम लोग पड़ा गया है। अभी स्थिति कैसे स्थिति आगे चल रहा है आपको मालूम है। देश में नौजवान को नौकरी नहीं है, गैस का 4.5 करोड़ आदमी लोग गैस का लाइन छोड़ चुका है, फिर लकड़ी से खाना पका रहे हैं। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन में। और जो मजदूर भाई है मर रहे हैं, और जी रहे हैं कौन? मेरे दो यही जी रहे हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में। नौजवान कहाँ जाएंगे? भागते हैं फॉरेन में नौकरी करने के लिए। 1881 पोस्ट के लिए गुजरात जैसे बोलते हैं ना, गुजरात देश के मॉडल है, गुजरात देश के स्थान है, गुजरात देश के फलाना है। 9 लाख आदमी वहां पर अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए। इसको पहले भी ये सारे आंकड़े सरकार साहब, ये सारे आंकड़े तभी आप इस समय प्रूव कर पाएंगे जब एकजुट होंगे। सबसे पहले तो एकजुटता की बात करें। हम आपके पास आते हैं और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल से आप सारी सीट लोकसभा के लेकर के दे करके राहुल जी को देंगे, यानी ममता जी इस बात से एग्री हैं क्या? इस बात को वो स्वीकार करेंगे कि राहुल जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए? हम एक बार चलते हैं कपीस जी के पास। कपीस जी, आपके यहाँ भी कोई इलेक्शन था कि आपकी कुछ पार्टी की नीति अलग थी कि अभी हम भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना के रखेंगे? भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र नाम के साथ पवित्र काम किया गया जी, इससे हम लोगों ने कोई दूरी नहीं बनी जी। एक बात। दूसरी चीज, कांग्रेस ने ये शुरुआत से ही कहा कि वो कांग्रेस की यात्रा है और कांग्रेस एक सामाजिक यात्रा कर रही है, ना कि राजनीतिक यात्रा जी। तो उसको राजनीति से छोड़ करके उसको हम लोगों की पार्टी से जोड़ करके उसको समर्थन गैर समर्थन से देख के बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी पूरे ताकत के साथ इस देश में खड़ी है। उन्हीं मुद्दों को हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं जी, और 80 लोकसभा की सीटों पर पाबंदी लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और इसीलिए हमारे यहाँ चूंकि नगर निकाय के चुनाव आसन्न थे जनवरी में ही, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की ताकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई, और वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले से वर्डिक्ट चली आ रही थी उसके हिसाब से इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, और अंततः जो है ये चीजों को शिफ्ट करा दिया। और इनको मालूम था कि एक कमेटी बनानी पड़ेगी, डेलीगेटेड कमेटी बनेगी, और ये भी इनको मालूम था कि उस समय इनके पास जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नहीं था,
वो सारे अपॉइंटमेंट्स इनको करने पड़ेंगे। तो ये चीज तो 1.5-2 साल पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम था कि जनवरी में 23 के आसन्न चुनाव है, लेकिन ये डर के मारे भाग गए। और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव पे उस समय तत्पर थी जिस समय आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर आनी थी, और हम पहले इनको नगर निकाय के चुनाव में नष्ट नाबूद करने के लिए तत्पर और तैयार थे। संगठन में रिनोवेशन का भी काम चल रहा था। हम लोग स्वयं एक यात्रा में हैं जिसको कहते हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा। तो हम तो इनकी पोल खोलेंगे गांव गांव तक, हमारा उस पर काम चल रहा है। और समाजवादी पार्टी उसी को काम को कर रहे हैं जिसमें अन्य विपक्षी दल मिल करके हम सारे लोग एक काम कर रहे हैं। और 2024 में आप देखेंगे कि हम लोगों का कुछ प्री पोल कुछ पोस्ट पोल गठबंधन होगा, कुछ सीटों का एडजस्टमेंट होगा और कुछ टेक्निकल चीजें भी होंगी, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे केवल हम मुद्दों के आधारित हम लोग राजनीति करेंगे। हम मुद्दों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला देंगे, क्योंकि ये पार्टी देश तोड़ने वाली पार्टी है, ये पार्टी संविधान को तोड़ने वाली पार्टी है, ये पार्टी जो है गलत तरीके से एजेंसीज का उपयोग करती है, जो कि आपके सामने। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर ये मैसेज चाहे हम सरकार साहब की बात करें या आपकी बात करें, आपने कहा आप संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, जो भी है, अगर किसी प्रतिनिधि को भी अखिलेश जी अगर भेजते कि हम इसके साथ हैं, तो शायद एक मैसेज जो जनता के बीच में जाता है, आम लोगों के बीच में जाता है कि 1977 की याद दिला देता। तो अगर ऐसा कर देते, आमंत्रण भी दिया था आपने, उसको स्वीकार भी किया था और ये भी कहा था मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उस जगह पे समापन के दौरान अगर भेज देते तो शायद एक मैसेज बहुत अच्छा जाता। शायद आपने उत्तर प्रदेश के अंदर वो चीजें नहीं देखी। समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण कार्यकर्तागण वहां के जो लोकल थे वो शामिल हुए। मैं समापन की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस समय जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं सुन तो ले, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। और दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का ही पक्ष रख रहा हूँ जी। जब मैं दिल से खुले दिल से इकबाल कर रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छी यात्रा कर रहे हैं, वो हमारे साथ एकजुट हैं इन मुद्दों के आधार पर, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 2024 में एक कोशिश खुद भी करेगी। और हम चाहते हैं कि बड़ा दल होने की वजह से कांग्रेस भी माइक्रो मैनेजमेंट करेगी, और हम समझते हैं हम सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से देश को बचा सकें। बिल्कुल। संजय जी, गुलरेज जी, आप ही को सबका उत्तर देना है। एक बार संजय जी के पास भी चलते हैं। संजय जी देखिए, जो हमें जो राजनीतिक जो गलियारे में जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि शायद राहुल गांधी जी सारी पार्टियों में एकजुटता ला दे, उनकी यात्रा एकजुटता ला दे, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, बीजू जनता दल, ऐसी बड़ी पार्टियां, एआईडीएमके, बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपके निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंची। अब किस आधार पे हम सोचे ठीक है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा एक मैसेज अपनी पार्टी के अंदर दिया है, जो G20 कथित G20 ग्रुप है उसको आपने जरूर करारा जवाब दिया, यानी राहुल जी की यात्रा ने जरूर करारा जवाब दिया। बहुत ही भावुक भाषण दिया उन्होंने, द्रवित भी हो गए उन्होंने बीच में, खासकर दादी जी को और पिताजी को याद करते हुए, स्वर्गीय श्री राजीव जी को याद करते हुए, लेकिन मैसेज फिर भी एकजुटता का नहीं जा पाया पार्टियों की। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मेरी थोड़ी सी मदद ये कीजिए, मुझे केवल ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, केवल आपकी आवाज आ रही है, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा कि कौन प्रवक्ता कहाँ बैठा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो कृपया इसको ठीक करा दें अगर हो जाए तो। ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप मुझे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, सारे प्रवक्ताओं को आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अब वो भी जल्दी तकनीकी कारणों से नहीं दिख पा रहे, तो वो मैं जल्दी ही ठीक कराता हूँ। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बहुत अच्छी। त्रिपाठी जी, हम सभी साथ में हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, राहुल जी ने अपनी शुभेच्छाएं सभी दलों को दी थी, और सभी शुभेच्छाओं के बदले राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष बिखरा हुआ है जी। जब महती जरूरत पड़ेगी, जब आखिरी मूवमेंट आएगा, तो आपको विपक्ष एक साथ ही दिखेगा जी। राहुल जी ने अपने भाषण में समापन पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, और ये यात्रा पहले दिन से गैर राजनीतिक थी। राहुल गांधी जी ने आज खुद कहा कि ये यात्रा मैंने कांग्रेस के लिए भी नहीं की, यात्रा मैंने देश के लिए की है जी। देखिए, देश से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं हमेशा से कहता था इस बात को, और आज राहुल जी ने उस बात पे मोहर लगाई है। देश से बड़ा कोई भी नहीं है, अगर देश है तो हम सब हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सांप छछूंदर जैसी है। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उसी पप्पू ने 4000 किलोमीटर चल के ऐसा चप्पू चलाया कि इनकी पूरी नैया डूब गई है।
इन्होंने शुरुआत में से ही राहुल गांधी जी के ऊपर हमले किए थे कि ये चल नहीं पाएंगे, ये बैठ जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ये छोड़ देंगे, इनके साथ ऐसा होगा, इनके साथ वैसा होगा, इनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, इनके साथ न जाते, जिस मतलब जो भी प्रपंच रच सकती थी भारतीय जनता पार्टी, टी शर्ट से लेके निम्न स्तर तक वो रचे। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ चले और ये लाखों लोग आम जनता है। और अगर आम जनता इतनी बड़ी संख्या में राहुल जी के साथ चल रही है तो वो ये समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जुमलों की आड़ में किस तरह बर्बाद किया है, किस तरह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संजय ऊपर जी, लगा हमारा दिया। सवाल यह है, आपने कहा कि बिखरा नहीं है, मैसेज नहीं जाए। देखिए, आपने 21 दलों को आमंत्रित किया था, उनमें आधे दल नहीं पहुंचे। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आज आपने वहां का मौसम भी देखा होगा, फ्लाइट्स तक कैंसिल थी। पहली बात, कुछ लोग आना भी चाह रहे होंगे तो वो ना आने की स्थिति में थे। लेकिन समापन समारोह में वहां पर उपस्थित रहना इस बात का प्रतीक नहीं है कि विपक्षी एकता में फूट है अगर वो लोग नहीं आए तो। जी, उनके अपने कारण है, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात का सम्मान रखती है। इस बात का हम लोग कहीं से कहीं तक गुरेज नहीं करते कि वो नहीं आए तो हमारा मुंह फूल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने साथियों का सम्मान करती है जो उस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेंगे। उन सबका स्वागत है और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा के दिखाएंगे आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, कब हराएंगे वो तो खैर अलग बात है। 9 राज्यों के जल्दी ही चुनाव नहीं, अभी होने वाले। हराएंगे, अभी 23 में भी हराएंगे, 24 में भी हराएंगे। जी, गुलरेज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी? नहीं, आपकी आवाज के आगे मेरी आवाज दब जाती है। अरे सर, चलिए गुलरेज जी, निश्चित तौर पे आज जो राहुल जी का भाषण था वो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला भाषण था। उन्होंने दादी की भी याद की, पिताजी की भी याद की, और उन्होंने उदाहरण दिया टेलीफोन का कि किस तरह से टेलीफोन में बुरी खबरों को सुनाई देता है। तो उन्होंने बाकायदे सीआरपीएफ, सेना के जवानों, सबको जोड़ा, कश्मीरियों को जोड़ा। इन सब से जो इतर बात ये है कि जो ये लग रहा था कि जो 21 दलों को आमंत्रित किया था, जिसमें 9 दल नहीं पहुंचे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी भी प्रमुख है, वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अभी भी विपक्ष एक है। ये बात अलग है कि वह समापन जब हुआ उस दौरान नहीं पहुंचे, लेकिन मार्च तक ये सारे दल एक हो जाएंगे। यहां तक कि टीएमसी सीधे सरकार साहब सीधे कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल की सारी सीटें लेकर के वो राहुल जी को देंगे। यानी निश्चित तौर पे अगर वो कह रहे हैं तो ममता जी की भी इसमें स्वीकारोक्ति होगी। ये आपके लिए चिंता का विषय है? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि राहुल जी भावुक हो गए थे जब उनके पिताजी और दादी जी का जिक्र आया, तो स्वाभाविक बात है। और वो जो राहुल जी का दर्द है हम भी शेयर करते हैं। तो राजनीति अपने स्थान पर होती है और जो दूसरी चीजें होती हैं, मानवीय चीजें होती हैं, वो अपने स्थान पर होती हैं। तो उस दर्द को हम भी शेयर करते हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उनके दल की जो रैली थी, उस रैली में बहुत सारे दल नहीं आए, जिसमें प्रमुखता से मैं बात करूंगा इसमें समाजवादी पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की। ये दोनों महत्वपूर्ण है। वो जेडीयू और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। जेडीयू को आमंत्रित ही नहीं किया था गुलरेज जी, जेडीयू को आमंत्रित नहीं किया था। 21 दल में से समाजवादी को आमंत्रित किया था। समाजवादी की बात कर ले सर, जेडीयू को आमंत्रित किया था और जेडीयू के जो लल्लन सिंह साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट में अपने कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और नीतीश बाबू जो हैं वो कहीं पहले से व्यस्त हैं। उनको आमंत्रित किया गया था जेडीयू को, लेकिन जेडीयू ने इनसे कहीं ना कहीं दूरी बना के रखी। अब उसके क्या इंटरनल कारण है, मैं उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी ने और ममता दीदी ने क्यों इनसे दूरी बनाई। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन किसी नुमाइंदे को तो भेज सकती थी। टीएमसी भी किसी नुमाइंदे को भेज सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ है। देखिए, एसपी का जो मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश बाबू के साथ जा रही है। तो जब नीतीश बाबू के साथ जा रही है तो उसमें ये लोग क्या है कि जाति वाले नेता हैं, केवल ये जाति पाति के ऊपर ही ये अपनी राजनीति करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू के साथ होने से ये कहीं ना कहीं कुर्मी वोटर्स को अपने साथ ले पाएंगे, जबकि ऐसा आज के समय होता नहीं है। तो वो एक ट्यूनिंग दिख रही है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि जब लगभग 100 सीटें कांग्रेस को दी थी तो क्या हुआ था, जब यूपी के 2 लड़के साथ आए थे और यूपी को ये साथ पसंद है ये गाना चला था,
लेकिन यूपी ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी ने भी एक हाथ की दूरी बना के रखी। अब जहां तक आप आती है बात ममता दीदी की, ममता दीदी के साथ कह सकती हैं, जब सीताराम येचुरी जी, जो कि एक तरह से आइडियोलॉग बन चुके हैं राहुल बाबा के, जब वो वहां पर हैं, और सीताराम येचुरी जी की जो पार्टी है वो टीएमसी के खिलाफ डेफिनेटली चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल में। वो केरल में हालांकि वो राहुल बाबा के खिलाफ भी लड़ती है, लेकिन राहुल बाबा की और सीताराम येचुरी की एक अफिनिटी है, तो ममता दीदी वहां सहज भाव से नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने भी अवॉइड किया। तो बस यही बात है ना कि फाइनली सामने क्या आया। वो इतने दिन से झूठ कहते रहे कि ये जो यात्रा थी ये तो पॉलिटिकल थी ही नहीं। जब पॉलिटिकल नहीं थी तो आपने विपक्ष के चंद दलों को बुलाया और चंद को न्योता नहीं दिया। जी ये दर्शाता है कि ये पूर्णतः राजनीतिक यात्रा थी, वो कांग्रेस झूठ बोल रही थी। चलिए, आपने बहुत अच्छा गणित सोचा है, बढ़िया लगाया है कि इस कारण ये दल नहीं जुड़ेगा, जाति के समीकरण का सपा नहीं जुड़ेगी, तो टीएमसी के साथ येचुरी जी का आपने बढ़िया तालमेल बिठाया कि ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन उनके जो अधिकृत प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे ही आने वाले समय में भाजपा को हराने के लिए। आप मुझे बताइए ना, देखिए मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ जी। और आई एम अ रियलिस्ट। तो मैंने आपको जो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बताए उसमें कैसे हो सकता है, आप खुद समझिए ये चीज। बिल्कुल। चलिए श्रीवास्तव जी, आपकी इस पूरे भाषण को भी आपने सुना, बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, फिर एक बार हम फिर सरकार साहब के पास चलते हैं। जी देखिए त्रिपाठी, 2-3 बातें हैं राहुल गांधी की इस यात्रा में। सबसे बड़ी बात ये थी कि राहुल गांधी अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं कि एक संवेदनशील नेता हैं और उन लोगों से जुड़ने की कोशिश हम कर। तो नहीं कहते पप्पू, लेकिन पप्पू से वो एक संजीदा नेता की ओर चले गए। बिल्कुल गए। और दूसरी बात क्या है कि ये जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से उनको पिछले दिनों में उनकी इमेज को बहुत ही काफ़ी धक्का पहुंचा गया, उससे थोड़ा सा उभरते नजर आए। और निश्चित रूप से ये यात्रा एक तरह से उन्होंने बड़ी शिद्दत से पूरी किया जी। और काफ़ी लंबी यात्रा थी, तो वहाँ तक तो सफल हो गए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो है राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये टोटल यात्रा जो है देश जोड़ने की है। शायद उस मैसेज को भी कुछ जो है उसको भी साबित करने में सफल हुए हैं। जी। एक तीसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है, और मैं तमाम नेशनल चैनल भी देख रहा हूँ और सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, जिस पर एक ही चर्चा है कि वो सारे दलों को, विपक्ष को जोड़ नहीं पाए। जी। अब सवाल ये उठता है कि उनकी यात्रा में उन लोगों ने आमंत्रित किया था विभिन्न दलों को। आप 2 दलों के नेताओं, प्रवक्ताओं को आपने देखा, कहीं न कहीं उनके मन में भी एक तरह से कि राहुल गांधी की, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है कि राहुल गांधी की इस यात्रा उनके मिशन के साथ हैं। वहाँ जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक अलग बात है, लेकिन मिशन है उनके साथ वो चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मजबूती जो प्रदान करने में सफल हुई है, दूसरा आपने G23 के नेताओं को देखा, उनको करारा जवाब देने का प्रयास किया, उसमें भी सफल रहे। तो राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता के रूप में उभरे हैं और इस यात्रा के पूरी करने, जिसके लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी लगी थी कि बीच में ही यात्रा छोड़ जाएंगे और तमाम चीज़ें, सबसे ज़्यादा हमलावर उनकी यात्रा पर सत्ता पक्ष ही रहा है। और चूँकि ये यात्रा एक तरह से उनकी एक विपक्षी बड़ी पार्टी है, आप लोकसभा में आप जो है सबसे बड़ा दल वही है, तो आक्रमण उनके ऊपर होना जरूरी भी था। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से अपनी बात कहने में सफल हुए हैं जी। और अतीत के बहुत सारे जो पन्ने खोलने के बाद एक तरह से यह है कि वो लोगों में संवेदना भरने में भी सफल हुए हैं। त्रिपाठी जी। जी जी। सरकार साहब, बहुत बढ़िया कमिश्नर गुलरेज जी ने बताया है कि अगर लेफ्ट है तो टीएमसी नहीं होगी, टीएमसी है तो लेफ्ट नहीं होगा। और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति भी यही कहती है कि अगर राहुल जी के साथ लेफ्ट है तो वो टीएमसी को दिक्कत होगी, और टीएमसी है तो लेफ्ट के लिए दिक्कत होगी। तो शायद येचुरी जी का उन्होंने नाम लिया, वो साथ में थे, इस कारण तो नहीं ममता जी ने दूरी बनाई। चाहते हैं बंगाल में जो सिचुएशन है, यहाँ पर ना कम्युनिस्ट ना कांग्रेस, जी। दोनों को जो दरवाजा है बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पर जनता को जो, अगर सियासत के बात में हम हिमायत के बात करेंगे ना, तो दीदी करती है, ठीक है ना। एक चीज आपको बता रहे हैं, रह गया है कम्युनिस्ट का बात में। कम्युनिस्ट है कहाँ आज के दिन में? सिर्फ केरल में जल रहे हैं, दिया तो जल रहा है लेकिन धीमे 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 जल रहा है।
देखिए, हम किसी से जब लड़ाई करेंगे तो हम लड़ाई करेंगे, हम कहीं कुश्ती करेंगे तो कुश्ती करेंगे, हम उसको दोस्ती नहीं करने जाएंगे। जी। ये हकीकत बात हम आपको बता रहे जी। हैं। और रह गया जब नेशनल पॉलिटिक्स के बात आएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी जैसे एक पार्टी को हराना है तो वहां पर सबको इकट्ठा होने पड़ेंगे। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, बंगाल में अगर ये लोग अगर मिलजुल के भी 42 सीट देंगे तो 42 में एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे लोकसभा में। तो वो काबिल अभी तक भी बन नहीं पाए हैं, बूथ वाइज नहीं बन पाए। और कम्युनिस्ट को नकारने के कारण है, बंगाल में क्या हुआ था, उनको समय में 56,000 इंडस्ट्री, छोटा बड़ा इंडस्ट्रीज बंद हो चुके थे। कांग्रेस के जिस समय कांग्रेस इसको मुख्य विपक्षी पार्टी थे, उस समय मैं आपको बताऊं तो 53,000 कर्मियों का हत्या हुआ था। सबसे बड़ा बात है क्या मालूम है, सागर दिघी बोल के एक जगह है, 96 इलेक्शन हम कंडक्ट करने के लिए उस समय हम कांग्रेस में थे। तो एक परिवार में 4 भाई थे, 4 भाई को हत्या कर दिया गया था, कम्युनिस्ट लोग हत्या किया था। और उस एक आदमी को मुंडी लेके फुटबॉल खेल रहा था। इससे भयानक घटना हमने देख चुके हैं। वो बात नहीं है, अगर जनता का जो सवाल होता है, हम जनता को पक्ष में जाके काम करेंगे। और देश में कम्युनिस्ट को कोई भी ना आजादी का आरएसएस का भूमिका था, ना ये कम्युनिस्ट का भूमिका था। नहीं तो अगर इसको भूमिका रहता था तो सुभाष चंद्र बोस को तेजों का कुत्ता नहीं बोलते थे ये कम्युनिस्ट लोग। मैं आपको हकीकत बता रहा है। हम तो देखिए हम लोग जो नेशनल जो ये है उसको अनुसार में चलता है। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हूँ, इसको पहले भी बुलाया था। मेरे दादाजी अनडिवाइडेड बंगाल का मतलब ये वित्त मंत्री थे, तभी हमने उस समय बोले थे, जब हम लोग परिवार जी में बोला जी था, आप कपिल नहीं जी, रह सकता है, हट गया। ठीक करा और रहे हैं LIC आपकी का फाउंडर आवाज। रह चुके थे जी। डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार। मैं आपको इतना बड़ा नाम आपको बता रहा हूँ। आज परिवार, उस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी में मेरे माता जी को जो चाचा जी तो मणिभूषण राय जी सेलुलर जेल में सुसाइड किया था। जी सुसाइड, अंग्रेज जी, को जी। समर्थन वो कपिल जी आ रहे हैं आपके पास। आपको मतलब जो लिखितनामा देकर भागा नहीं थे, जी लिखितनामा देकर भागा नहीं थे। नहीं, यहाँ सवाल इसका है कि सरकार साहब, हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल ये है कि गुलरेज जी जिस तरह से संतुष्ट हैं कि जो वहाँ के इक्वेशंस हैं, राजनीतिक जो समीकरण हैं, उसके अनुसार एक हो ही नहीं सकते कांग्रेस और ममता जी। नहीं, मैं आपको बता, बंगाल में हम तो अकेला 42 सीट जीतेंगे, हम दूसरे को लेने का क्या जरूरत है। जो 0/0 है, अगर संगठन अच्छा रहता तो हम सोचते थे। आज वहां पर 78,903 बूथ में एक बूथ में 10 आदमी को जरूरत है। नहीं, वो तो ठीक है, आप जीत लेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ आएंगे क्या, जबकि ममता जी ने माइनस कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता की बात कही थी। नहीं, देखिए वो एक बात हुई थी, लेकिन मैं आज चीज आपको बता रहा, हम 272 सीट पे तो हम अकेला जीत के नहीं आ सकते, हमको किसी को लेके जीत के आने पड़ेंगे। टू द फ्रैंक हमें आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। हम 272 सीट जीतने के बाद ही दिल्ली में सभी एजेंसी या मेरा मालिक का तोता बनता है, ना तो मालिक का तोता नहीं बनता है। एजेंसी लोग जो आप काम कर, ईडी सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कारण क्या है, 272 प्लस इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर 272 नहीं रहेंगे तो हम सत्ता कैसे बनाएंगे, आप बताइए ना। हम तो बता नहीं सकते। हम तो मिलजुल कर सत्ता बनाने के लिए हम है, इस समय में हम सबको मिलकर काम करेंगे। हम वो बात नहीं बोलेंगे हम 272 सीट लेके आके हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ये अभी तक हमको देश में उस तरह का संगठन बन नहीं पाया। रह गया कम्युनिस्ट को बात में, हम लोग देखिए सीताराम येचुरी जी को भी बोला है, अगर आप पास्ट में जो गलती किया है उसको माफी मांग लीजिए, जनता से माफी मांगिए, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन बंगाल में तो 0 है, विधानसभा में 0 है, ठीक है। मैं आपको बता, लोकसभा में 0 है, नगर निगम में 0 है, नगर परिषद में 0 है, पंचायत में 0 है। तो उसको कहां से हम उसको साथ में लेके चलेंगे? तो मतलब येचुरी जी अगर राहुल जी के साथ है तो ममता जी को कोई परहेज नहीं है? नहीं, हम लोग राहुल जी को साथ बिल्कुल है। हम लोग का मतलब बिहार और बंगाल मिलाकर हम लोग 80 सीट राहुल जी को दे रहे हैं जी। बाद बाकी राहुल जी जो दौरा किए हैं और भी दौरा करने पड़ेंगे, जनता को बीच में रहने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची भी लगना चालू, हरा मिर्ची भी और लाल मिर्ची भी, दोनों मिर्ची को लगना चालू हो गया है। जब चालू किए थे भारत जोड़ो यात्रा, इसको मन में फट रहा था तभी से। जो अगर राहुल जी वहां से अगर मेकअप करके आ जाएंगे, जनता को बीच में हम इतना झूठ बोले हैं कि हिंडनबर्ग जैसे संस्था भी बोलता है वह देशभक्ति को नाम पे अदानी फॉर्टिजियम करते हैं और सीआर और वैल्यूएशन मैनिपुलेटेड करके देखा। जब सीआर फॉल कर गया तब भी तो ऐसे व्यापारी जब 29,80,000 करोड़ रुपया लोन लेके एक पैसा भी बैंक में नहीं देता है, तब कलप्स हो सकता है।
और सौरभ पांद्रे जैसे सोशल वर्कर वहां पर सोशल एक्टिविटीज आरबीआई में आरटीआई करके बनने के बाद चले, आरटीआई का गवर्नर को 10 लाख करोड़ रुपया नहीं, ये आज बीजेपी की 30 सरकार की गुजरात का है। कथनी और करनी पे नहीं चर्चा हो रही, आज चर्चा हो रही कि राहुल जी की यात्रा का समापन हुआ और विपक्ष कितना एकजुट हुआ, इस पे चर्चा हो रही। कपीश जी, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी जी आ रही। जी कपीश जी, जैसा कि गुलरेज जी ने एक समीकरण बताया, पंजाब का बताया, मैंने, आप सुन नहीं पाए, मैंने बताया, मैंने सरकार साहब से यही सवाल किया कि वहाँ लेफ्ट और टीएमसी में से एक ही राहुल जी के साथ हो सकता है, चूंकि लेफ्ट से सीताराम येचुरी जी हैं वहाँ, इस कारण ममता जी ने दूरी बनाई। मैंने उससे सवाल किया, उन्होंने उत्तर भी दिया। उन्होंने एक समीकरण आपके यहाँ का ये बताया कि चूंकि जो पिछले दिनों मैसेज आ रहा था कि विपक्ष के नेता खुद नीतीश कुमार जी बनना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने इसलिए दूरी बनाई कि वो नीतीश जी के साथ इसलिए जाएंगे कि कुर्मी मतों को हासिल करने के लिए, इस कारण न खुद गए न किसी प्रतिनिधि को भेजा। हाँ, ये बात है कि उत्तर प्रदेश में आप उनकी यात्रा में थे, आपके लोग थे वहां। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो समीकरण गुलरेज शेख साहब बता रहे हैं जी, ये लोग तो तोड़ने में विश्वास करते हैं ना, तो जोड़ने में कहाँ विश्वास करते हैं। जी, ये जोड़ने की बात कहेंगे ही नहीं। और इसी वजह से तो ये यात्राएं चल रही हैं जो देश भर में चल रही है। विपक्षी दल इसी सब चीज की तो यात्रा निकाल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में निकाले हैं, राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकाली है, उनको बधाई है। जी, और हम लोग बिल्कुल उनके साथ पूरे मनोयोग से खड़े हैं और वो भी वही मुद्दे उठा रहे हैं जो हम मुद्दे उठाते हैं। वो सहमत हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमर कसे हुए हैं। इस देश के आखिर संविधान की बात है, इस देश के संविधान की रक्षा करनी है। जी, और बाबा साहब ने जिन वर्गों तक खुशियां नहीं पहुंच पाई, गांधी का ये देश है। जिस गांधी के देश में अंतिम वर्ग, अंतिम व्यक्ति तक खुशहाली ना पहुंच सके तो गांधी जी फुल कपड़े कब पहनेंगे? उन्होंने तो इसीलिए छोड़ा था। अभी हमारे देश का दुर्भाग्य, चाहे सरकार किसी की भी रही, हमने गांधी जी के लक्ष्य को पूरा नहीं किया। तो मैं निश्चित तौर से ये बात कह सकता हूँ, आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उन्हें सचेत नमन करता हूँ। और साथ ही साथ ऐसे अतिवादी विचारधारा के आतंकी टाइप लोग जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उनकी भर्त्सना खुले मन से करता हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पैनल में जितने बैठे हमारे मित्र प्रवक्ता हैं, आज गांधी के देश में गांधी की हत्यारे के साथ नहीं खड़े होंगे और उनकी भर्त्सना करेंगे। और गोडसे मुर्दाबाद का मैं नारा देता हूँ, मेरे ख्याल से सभी उसको अंगीकार भी करेंगे। जी, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, जी, जी, बोलिए। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि हमें गांधी और बुद्ध के सपनों का भारत खड़ा करना है। हमें स्वामी विवेकानंद जी के सोच का भारत खड़ा करना है और हमें आधुनिक भारत को जो है अपने कल्चर से जोड़ते हुए खड़ा करना है। ये भी नहीं है कि हम आंख बंद करके संपोषणीय विकास को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो हमें अपनी सारी चीजों को कल्चर के साथ करना है। हमको गंगा यमुना सवित्री के सभ्यता को साथ लेकर के चलना है। हमको सभी धर्म और जातियों का समान विकास करना है। यही एक सामाजिक लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी समेत हम लगते हैं कि विपक्ष की सारी लोग लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना इनको छोड़ करके चली है। ये शिवसेना के कंधे को पकड़ करके बड़े हुए महाराष्ट्र में इन्होंने धोखा दे दिया शिवसेना को। शिवसेना को भी दो भागों में तोड़ के किनारे कर दिया। अब आप इसी चीज को उठा करके पंजाब में देख लीजिए, अकाली को पकड़ करके वहां जानने वाले 4 लोग हुए थे, इन्होंने अकाली साहब को भी छोड़ दिया और किसानों के विरुद्ध खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का साथ 3.5 साल तक सब रबड़ी और मलाई खाई और उसके बाद उन्हीं पर आरोप लगा के छोड़ दिया। और उस पर पहले भी आरोप लगाते थे कि आतंकियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, तो ये जो है शहीदों, ये आतंकियों को शहीद कहने वाली पार्टी है। तो उनके साथ जाके कंप्रोमाइज कर लिए। उस समय कामन नागरिक संहिता और 370 को बंद झोली में डाल दी। तो ये लोग अवसर परस्त लोग हैं। ये देश तोड़ना, प्रदेश तोड़ना, पार्टी तोड़ना, परिवार तोड़ना, इसी में इनको सबसे ज्यादा महारत हासिल है और इसके वजह से देश की आर्थिक स्थिति टूट रही है। आप देखिए, माननीय अटल जी की सरकार के द्वारा जो सपने देखे गए और माननीय अटल जी की सरकार से लेकर के हमारी पूर्ववर्ती जब से स्वतंत्र भारत की सरकार रही, मात्र जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए ही विदेश से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम लोगों ने ऋण उठाया था। लेकिन इस 2014 से 2022 इन 8-10 वर्षों के अंदर आप देख लीजिए कि स्थिति ये है कि हम 85 लाख करोड़ रुपए जो है वो विदेशों से ऋण ले चुके हैं। और हमने ऋण लेने के बाद भी
अपने आप को जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया नहीं दिया, कोई डीआरडीओ नया नहीं दिया, कोई इसरो नया नहीं दिया, कोई एचएएल नया नहीं दिया, बल्कि हम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने सिर्फ यही काम किया कि चंद झोलियों में उठा के देश की पूरी संपदा रख दी है। और आज आप देखिए कि अदानी साहब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत के टैक्सेशन के पैसे का करा चुके हैं और वो कुछ कंपनियां उनकी बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें अब वो भी भागने की तैयारी में है। माननीय मोदी जी के मित्र हैं, उनको चाहिए कि उन्हें समझाए बुझाए और खुद भी समझे बुझे कि एक ही आदमी के पास जो है सारी संपत्तियां उठा करके नहीं रखनी चाहिए। इससे देश की आर्थिक खुशहाली टूटी है और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई हैं इन लोगों ने, किसानों को 800 बैठा करके इन्होंने गर्मी जाड़ा बरसात मारा है, इन्होंने काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए कपिल जी ये मुद्दा आज अलग है। हमारा मुद्दा आज ये कि एकजुटता ये मुद्दा एक ही है जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से लेके संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं वो सब इसी पे तो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप बताइए, इनके साथ कोई नहीं खड़ा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि लोग टूटे, ये नहीं देखना चाहते हैं कि और लोग विपक्ष जो है विपक्षी एकता में आवे, देश की बात करें। चलिए कपिल जी निश्चित तौर पर समय कम है अभी, चूंकि संजय जी से भी सवाल करना है, गुलरेज जी आपके सवालों का उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि मौका परस्ती, मतलब आपने भी तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, फिर किस तरह से तोड़ा, किस तरह से जोड़ा, सब आप से सवाल करते, लेकिन अभी अब समय नहीं है। नहीं, मैं 1 मिनट में जवाब दे दूं, आपने चूंकि सवाल कर लिया, बहुत संक्षिप्त में जवाब दे रहा हूं। समय लेंगे आपसे जी 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। मेरे दूसरा डिबेट है, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड ठीक है संजय जी बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी कि देखिए, बहन मायावती जी से सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग साथ आए थे, समाजवादी पार्टी ने उनसे कोई गठबंधन नहीं तोड़ा है और ये भारी मन से तोड़ा गया गठबंधन है बहन जी की ओर से, और वो कहीं ना कहीं से जो तानाशाह सरकार है उनके द्वारा जिस तरह की इंक्वायरीज उनको सेटअप की गई है उसके वो दबाव में। चलिए महन जी, संजय जी संक्षेप में गुलरेज जी से फिर उत्तर ले लेते हैं, समय थोड़ा कम है जी। संजय जी मेरी आवाज आ रही? मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। संजय जी निश्चित तौर पे यात्रा को लेकर आम जनता तक चर्चा तो है, पर ये 9 राज्य और 2000 मिशन 2024 बताएगा कितना तब्दील होगा मत? ये बिल्कुल 100% तब्दील होगा। उसका कारण है समस्याएं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही है जी। महंगाई से मिडिल क्लास बिल्कुल कमर अपनी, आप ये समझिए, तुड़ा के बैठ गया है। लेकिन जब तक सारे दल एक नहीं होंगे, देखिए इंदिरा जी को हराना था तो सारे दल एक हुए थे, जेपी जी आए थे सामने, अब राहुल जी सामने आए हैं तो एक तो हो। मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, हर परिस्थिति अलग होती है जी। आज की परिस्थिति को आप उस परिस्थिति से नहीं जोड़ सकते। आज की परिस्थिति उस परिस्थिति से 10 गुना ज्यादा घातक है। या वजूद पर ही संकट है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बाकी देश चुप थोड़ी रहेगा। अब लोग जो घरों से निकल रहे हैं, और आपने देखा ही कि लोग किस तरीके का यात्रा को प्रतिसाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, और राहुल जी के अंदर एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं, कांग्रेस के अगुवाई में एक उम्मीद की किरण दिख रही है। ये लोग तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये लोग तो यही कहते थे ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मोदी जी को आज कोई जवाब नहीं सूझ रहा। कांग्रेस की इस जबरदस्त यात्रा से इस पूरे देश में जो खुशी की लहर आई है, आज एक आम इंसान भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की इन सब नाजायज हरकतों से हताश हो गया था, उसको समझ में नहीं आता था। भाई आप ईडी सीबीआई भेज के लोगों को डरा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है गुलरेज जी से, पहला और आखिरी, भाई साहब पुलवामा में कोई एजेंसी भेज के वो 300 किलो आरडीएक्स तो पता करा लो कि वो कहां से आया था। चलिए, ये सवाल कई बार हो गया, अब आपने कहा है तो उत्तर ले लेते हैं। गुलरेज जी आप कपिल जी जब बोल रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ में संजय जी की सवालों का भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन दोनों दलों ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आज के मौजू पर कोई बात नहीं की, इन्होंने दुनिया भर की बातें की और लंबे लंबे, कपिल जी ने लंबा भाषण भी सुनाया
लेकिन ये नहीं कह पाए वो कि एक बंदे को नहीं भेज पाए। कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पाई कि इतने सारे दलों को आपने क्यों नहीं बुलाया। कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पाई कि भाई आप बंगाल में किसके साथ हैं, आप उत्तर प्रदेश में किसके साथ हैं। तो ये सब चीजें जब बता नहीं पाए तब सारी दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन आज के मौजू पर नहीं हो रही है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस को लोग है ना पसंद नहीं करते, इसको दूर रखना चाहते हैं, और राजनीतिक दलों का भरोसा कांग्रेस पार्टी पे नहीं है, यहाँ तक उस दल का भी नहीं है जिसके साथ बिहार में ये सत्ता चला रहे हैं। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ जी, लेकिन संजय जी समय समाप्त हो गया है, हमारे चूंकि मजबूरी है कुछ अपनी। श्रीवास्तव जी आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी चाहिए, उसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं। ये बात सच है कि बहुत सारे दलों को आमंत्रित किया गया और वहाँ नहीं गए। 21 को आमंत्रित किया, 9 को नहीं किया। हाँ, 9 को नहीं किया, तो मैंने कहा वो नहीं पहुँचे। लेकिन आपने देखा होगा, जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था विचारधारा की बात, 77 की बात मैं करता हूँ, उसमें सारे विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ जुट करके और जो है कांग्रेस का मुकाबला किया, इंदिरा गांधी का मुकाबला किया। तो जब ऐसी स्थिति आती तो हो सकता है कि अपने मन मुटाव, अपने मन में जो है इनके बीच में जो मतभेद है उसको ख़त्म करके, और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में एकजुट हों, जिसकी संभावना ही जताई जा सकती है। उसके बारे में यकीनन ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से लोगों को एक तरह से कहीं तक कुछ हद तक जोड़ने में सफल जरूर हुए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज साहब आपका, संजय जी आपका, कपीश जी आपका, सरकार साहब आपका और श्रीवास्तव जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो भारत जोड़ो के नारे को राहुल गांधी कामयाब बनाने में कितने सफल हुए, यह तो बात की बात है, मगर यात्रा के जरिए उन्होंने 2 संदेश जरूर दे दिए। पहला संदेश तो उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी में सवाल उठाने वाले कथित G23 समूह को यह दिया कि आज भी पार्टी में वही सर्वमान्य और ताकतवर नेता हैं। इसके अलावा जनता के बीच भी उन्होंने अपनी छवि को निखारा है। यह बात अलग है कि जनता को कांग्रेस के वोट में तब्दील करने में भले ही सफल न हुए हों, मगर देश भर के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने में जरूर सफल रहे। अब देखना यह होगा कि आने वाले 9 राज्यों के चुनाव और मिशन 2023 में यात्रा का असर कितना पड़ेगा। इसी के साथ जनता मांग इतना ही। नमस्कार।